हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम इन थर्मल कांटेक्ट एंड बीटा पैरामीटर। इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे थर्मल कांटेक्ट वर्ड दिया हुआ है, तो थर्मल कांटेक्ट का मीनिंग होता है सिस्टम के अंदर हीट एक्सचेंज होना। तो हमने दो सिस्टम लिए हैं, एक सिस्टम आपके पास ए है और एक सिस्टम है बी। इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है, ए सिस्टम का V1, बी सिस्टम का V2। फर्स्ट सिस्टम की एनर्जी E1 और सेकेंड सिस्टम की एनर्जी E2, लेकिन जो एनर्जीज़ हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट का मीनिंग क्या है? मान लीजिए आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं सिस्टम की, तो वो प्रोबेबिलिटी उस सिस्टम की एनर्जी के लिए मैक्सिमम होगी। तो आप लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी आपके पास इक्वल होगी किसके? सिस्टम ए की एनर्जी E1 प्लस सिस्टम बी की एनर्जी ऑफ E2, मीन्स टोटल एनर्जी फॉर बोथ सिस्टम E1 प्लस E2। तो आपको निकालना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एनर्जी E1 के लिए। तो हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम प्रोसेसिंग एनर्जी E1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पर, और प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी के। और थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी जिसको हम लिख रहे हैं W से, और फर्स्ट सिस्टम मतलब ए की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी है विद एनर्जी E1 के साथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी E1 के लिए। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी P ऑफ E1 इज इक्वल टू K ऑफ W1 E1। तो K1 हमने ले लिया। अब यहाँ पे जो K1 है वो कांस्टेंट टर्म है, और जो W1 E1 है वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन सिस्टम। सेम आपको सेकंड सिस्टम के लिए फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 1। तो सेकंड सिस्टम के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी E2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2 इंटू किसके लिए? एनर्जी सेकंड सिस्टम की। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी K2 W2 इंटू में E2। तो K2 आपके पास जो है वो एक अनदर कांस्टेंट टर्म है, एंड W2 जो यहाँ पर है दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन सिस्टम B के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट के लिए और इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। अब आपको यहाँ पे निकालना है टोटल प्रोबेबिलिटी। मीन्स प्रोबेबिलिटी जब भी आप निकालते हैं किसी भी टर्म के लिए, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी आप लिख सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर एनर्जी E1 एंड E2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मीन्स सिस्टम ए के लिए अभी आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बी के लिए। या फिर आप डायरेक्टली से बोल सकते हैं कंपोजिट प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। कंपोजिट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सिस्टम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड सिस्टम। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो इसकी वैल्यूज़ आई हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा K1 W1 इंटू E1 इंटू K2 इंटू W2 इंटू E2। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं K1 K2 W1 E1 इंटू W2 इंटू E2। इक्वेशन नंबर 3। अब जो आपने दो सिस्टम की प्रोबेबिलिटी निकाली है वो इक्विलिब्रियम के लिए, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास मैक्सिमम होगी। तो हमें निकालनी है P E1 E2 की मैक्सिमम वैल्यू। इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी की? तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड इसमें लॉग ले लेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 में। जब हम इसमें लॉग अप्लाई करेंगे, टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो आप इस इक्वेशन को लॉग ऑफ P E1 E2 इन इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई कर रहे हैं आप, इज इक्वल टू, अब देखिए लॉग A डॉट B क्या बनेगा आपके पास? A प्लस B।
तो आप लिख सकते हैं log ऑफ K1 प्लस ऑफ log ऑफ K2। सेम ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में है, तो log A इंटू बी log A प्लस बी, अगेन प्लस log W1 E1 प्लस ऑफ log W2 इंटू E2। अब हम इस इक्वेशन में करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें PE1 E2 की वैल्यूज़ चाहिए। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम? E1 के रिस्पेक्ट में। तो आपके पास अगर ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, जब आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे d बाय डी E1 log P E1 E2 इज इक्वल टू डेल मीन्स t E1 के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं log ऑफ K1 प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ dE1 log ऑफ K2, अगेन डिफरेंशिएशन d बाय dE1 log W1 इंटू में E1 प्लस ऑफ d बाय dE1 log W2 इंटू E2। अब देखिए, जब आपके पास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो हमारे पास ये टर्म अगर मैक्सिमम है तो ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल। तो log PE1 E2 किसके इक्वल हुआ? 0 के, क्योंकि प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। तो ये टर्म हो गई हमारे पास 0 इज इक्वल टू, जब आप इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो E1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे टर्म है K1, तो ये टर्म ऑल 0 हो गई, 0 प्लस K2 है और यहाँ पे E1 के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो दिस टर्म इज अगेन 0 प्लस d बाय dE1। अब ये आपके पास, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास जो टर्म आएगी, इस टर्म को भी हम ऐसे लिख रहे हैं d ऑफ dE1 log W1 E1 के लिए प्लस d ऑफ dE1 log W2 इंटू E2 के लिए। तो देखो, अगर आप इसको E1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी एनर्जी सिस्टम B के लिए। तो हम इसे 0 से कैंसिल होने से कैसे बचा सकते हैं? अगर मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ dE2 की, तो देखो इस इक्वेशन में अगर आप dE2 के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास किसके इक्वल? d बाय dE1 log W1 E1 प्लस ऑफ d ऑफ d, आपने E2 के रिस्पेक्ट में किया है लेकिन यहाँ पे फंक्शन E2 का है, तो अब मैं इसे यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकती हूँ E2 के रिस्पेक्ट में। इंटरचेंज कर दिया मैंने दोनों टर्म्स को, log W2 E2 इंटू में dE2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इंटरचेंज कर दिया था, dE1। तो अब ये वाली टर्म आपके पास डिफरेंशिएट हो सकती है। तो अब इस वाली टर्म में देखो, ये E1 के टर्म्स में है और ये E2 के टर्म्स में, तो जो ये dE2 बाई dE1 है, आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यूज़ आप कैसे निकाल सकते हो? जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन लिखी थी, पहले हम इस इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं। दिस इक्वेशन इज इक्वल टू किस? इक्वेशन नंबर इज 4। तो आपको निकालना है E2 बाई E1। तो स्टार्टिंग में आपने इक्वेशन लिखी थी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E1 प्लस ऑफ E2। क्या इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, dE इज इक्वल टू dE1 प्लस ऑफ dE2, और अगर मैं इस इक्वेशन, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाली टर्म हमारे पास हो जाएगी 0 के इक्वल। तो आपके पास रिमेनिंग टर्म रहेंगी dE1 प्लस ऑफ dE2। फॉर मैक्सिमम एनर्जी के लिए टर्म 0, dE1 प्लस ऑफ dE2। तो अब यहाँ से आप ये वाली टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो जब 0 के इक्वल है तो इस टर्म को मैं ये लिख सकती हूँ, dE1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dE2। तो यहाँ से dE2 बाई dE1 लिख सकते हो आप। तो ये टर्म हो गई 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dE2 डिवाइडेड बाय dE1। तो इट मीन्स जो आपके पास टर्म आई है dE2 अपॉन में dE1 किसके इक्वल है? -1 के। तो ये -1 वाली कंडीशन आप इसमें पुट कर दो, तो ये वाली कंडीशन इक्वेशन नंबर 4, तो आपके पास हो जाएगी d बाय dE1 log ऑफ W1 E1 प्लस d बाय dE2 log
W2 इंटू E2 बाई E1 इज -1, तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं, तो हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं d बाई DE1 log W1 इंटू E1 इज इक्वल टू d बाई DE2 log ऑफ W2 इंटू E2 इज। तो ये दोनों सिस्टम की जो हमारे पास टर्म आई है थर्मल कॉन्टैक्ट में क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये टर्म इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि E1 सिस्टम ए की एनर्जी किसके इक्वल है, सिस्टम बी की एनर्जी के लिए। और अगर इस टर्म को आप एनर्जी के रिस्पेक्ट में लिखो तो आप इसे ये बोल सकते हो d बाई DE ऑफ लॉग ऑफ WE टर्म। तो अगर ये वाली टर्म हमारे पास कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो इस फंक्शन को हम डिनोट करेंगे बीटा ई के लिए। तो अगर हमें बीटा ई डिफाइन करना है तो बीटा पैरामीटर फॉर एनर्जी स्टेट के लिए तो हम बोल सकते हैं E1 की जगह हमने ले लिया टोटल एनर्जी और E1 की जगह लिए E, तो d बाई DE log ऑफ W इज इक्वल टू बीटा ई, दैट इज कॉल्ड बीटा पैरामीटर। तो बीटा पैरामीटर के लिए भी आप दोनों सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि बीटा पैरामीटर आप निकालिए सिस्टम ए के लिए, तो वो सिस्टम ए की जब आप बात करेंगे तो आपके पास हो जाएगी टर्म बीटा 1 E1 इज इक्वल टू d बाई DE1 log ऑफ W1 E1। ये वाली कंडीशन बीटा 1 E1 के, और ये वाली कंडीशन हो जाएगी बीटा 2 E2 के लिए, और बीटा 2 E2 इज इक्वल टू d बाई DE2 log ऑफ W2 इंटू E2 सिस्टम बी के लिए। तो आप इन दोनों टर्म को एक दूसरे के इक्वल बोल सकते हैं। जब एनर्जी इज इक्वल है और ये टर्म बीटा के इक्वल है तो बीटा 1 E1 इज इक्वल टू बीटा 2 E2, तो बीटा 1 E1 इज इक्वल टू बीटा 2 E2 के इक्वल। और जो बीटा है यहाँ पे वो हमारे पास एनर्जी का रेसिप्रोकल है, जिसकी डायमेंशन होती है रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जी। तो बीटा टर्म्स को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं बीटा इज इक्वल टू 1 बाई KT, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। और ये जो KT की वैल्यू होती है बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन E, मीन्स E इज इक्वल टू KT, एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो आप बीटा 1 की वैल्यूज़ यहाँ से निकाल सकते हो, बीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन KT1 और बीटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन KT2। जब दोनों टर्म्स को आप इक्वल पुट करोगे तो आपके पास मिलेगा 1 अपॉन KT1, अगर मैं इस वाली कंडीशन में पुट कर दूँ तो इज इक्वल टू 1 अपॉन KT2। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई KT1 इज इक्वल टू ऑफ KT2, K से K कॉन्स्टेंट क्योंकि सेम है, और T1 इज इक्वल टू T2। तो इसका मतलब क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में जो आपके पास टेम्परेचर वाली टर्म्स हैं वो भी आपके पास इक्वल है। एंड K हमारे पास जो टर्म है दैट इज जो K टर्म्स थी दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टर्म। तो आप रिक्वायर्ड वैल्यू बोल सकते हैं बीटा की, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन KT।